हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। तो देखिए, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 के अंडर 4 पॉइंट्स पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट पॉइंट को अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप पहले जाके मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके और आप प्रीवियस पॉइंट्स को अच्छे से समझ सकें। पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम 5th पॉइंट से आगे की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में हम पढ़ रहे थे कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसके अंडर एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवानी पड़ती ही है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो अब हम पढ़ते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 ऑफ जीएसटी एक्ट में बताया गया है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं? जो ऐसा पर्सन जो ओकेजनली ट्रांजैक्शंस करता हो। ट्रांजैक्शंस मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल कर रहा है या फिर एज अ एजेंट कर रहा है। तो आपको इस डेफिनेशन को पढ़ के, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी, आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में ही कुछ ये चीज़ें बताई थी। यही सब कुछ मैंने उसमें बताया था और कुछ वैसा ही इसमें आ रहा है। आपको हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, आगे जाके वो भी आपकी क्लियर होगी। देखिए, सबसे पहले हम इतना पढ़ते हैं कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि ओकेजनली ट्रांजेक्शंस करता है, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को ओकेजनली ही करता है और उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ठीक है। इन इंडिया यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इन इंडिया को आपको समझना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन था, वो भी इसी तरह था कि उसकी भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती, पर दोनों में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है? देखिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती, बट कितने एरिया में नहीं होती? विद इन जो उसकी टैक्सेबल बाउंड्री है, ठीक है, टेरिटरी है, जो टैक्सेबल टेरिटरी है, उसी के अंदर अगर वहाँ से वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है, ठीक है, तो उसमें अगर मान लो हम ऐसा कहते हैं कि एक टैक्सेबल टेरिटरी में उसकी कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ, वो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जिसकी एक फिक्स प्लेस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर। बट जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है, उसकी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होती पूरे इंडिया में, मतलब पूरी कंट्री में उसका कोई बिजनेस की फिक्स प्लेस नहीं होती। तो दोनों में ये फ़र्क है। यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री की, वहाँ पे हम सिर्फ एक टैक्सेबल टेरिटरी की बात कर रहे हैं। और जो एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेनी कंपलसरी है, ठीक है, इज़ लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, चाहे, ठीक है, चाहे उसकी टर्नओवर, जो एनुअल टर्नओवर होती है, वो 20 लाख रुपीज़ से एक्सीड करे या फिर 10 लाख रुपीज़, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट्स बनाई गई हैं, उससे एक्सीड करें या ना करें, बट उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो ये थी इसका मीनिंग, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। होप सो आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स। तो टीडीएस जो टैक्स डिडक्ट करते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स, जो कि मैंने ओवरव्यू बताया था जीएसटी का, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसमें यह है कि जो पर्सन, सेक्शन 24 स्टेट्स दैट कि जो पर्सन टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल होता है, उसे भी रजिस्ट्रेशन लेनी कंपलसरी होती है। और गवर्नमेंट ने ये मैंडेटेड किया है, ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मतलब जो पर्सन जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है, जिसे हम डिडक्टर कहेंगे, डिडक्टर क्या करेगा? सप्लायर को जो भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, जो सप्लायर को पेमेंट हो रही है, उस पेमेंट, मतलब अगर तो जो सप्लाई है उसकी जो वैल्यू है, अमाउंट है, वो है 2,50,000 से एक्सीड कर रही है, तो क्या होगा? जो टैक्स डिडक्टर है वो डिडक्टेड, जो कि सप्लायर है, उसको जो पेमेंट कर रहे हैं हम सप्लायर को, उस पेमेंट का 1%, ठीक है, कट करेंगे, डिडक्ट करेंगे एज टीडीएस, ठीक है। ये बात आपको समझनी है कि अगर उस एजेंसीज और या फिर काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, मतलब गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन पास करती है, ठीक है, उसमें वो पर्सन की कैटेगरी बताती है स्पेसिफिकली कि ये पर्सन इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब पर्सन्स होंगे। तो
बेसिकली इस टॉपिक का मतलब ये है कि पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स, ठीक है, जो पर्सन टैक्स डिडक्ट करता है उसे रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है। अब पढ़ते हैं 7th पॉइंट, विच इज द एजेंट सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इस पॉइंट में यही समझाया गया है कि अंडर सेक्शन 24 ये बताता है कि जो भी एजेंट है गुड्स और सर्विसेज अगर एक प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, ठीक है, ही इज़ लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। अब देखो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक एजेंट है, ठीक है, उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ठीक है, गुड्स रिसीव किए हैं या मतलब जो भी गुड्स सर्विसेज वगैरह आती हैं वो पे प्रिंसिपल के बिहाफ पे रिसीव कर रहा है एज अ एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर वो उन गुड्स की सप्लाई कस्टमर को करता है, ठीक है, कस्टमर को उसने सप्लाई कर दी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एज मतलब एक प्रिंसिपल के एक एजेंट की तरह वो काम कर रहा है, तो एजेंट की लायबिलिटी बनती है, ही इज़ लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी। तो इसमें उसकी कंपल्शन बन जाती है। आगे देखिए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसमें ये समझाया गया है कि जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उसे रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। देखो एक जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, वो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, ठीक है, और क्या करेगा वो जो भी उन सर्विसेज को वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, जो मतलब उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, उसको वो अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए ही उसको कह रहे हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इनपुट सर्विस मतलब सर्विसेज ले रहा है, इनपुट सर्विसेज इनपुट हो रही हैं मतलब ले रहा है, और उसको फिर आगे जो उसका क्लेम वगैरह होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग लोकेशंस पे। तो जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड के रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कौन किन सेक्शन में है, सेक्शन 21 एंड 22 ऑफ द जीएसटी एक्ट। आपको ये चीज़ एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जो डायग्राम आपको साइड पे बना नज़र आ रहा है उसमें देखो क्या है कि इनपुट सर्विस यूज़ की जा रही है, कहाँ पे यूज़ की जा रही है, हेड ऑफिस है, ठीक है, हेड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ जॉय लिमिटेड चंडीगढ़ में है। तो जो बिजनेस लोकेशन ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज कौन कौन सी लोकेशंस हैं, ठीक है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। तो ये 4 लोकेशंस हैं हमारे पास। जो भी इनपुट सर्विस यूज़ की गई है वो चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ को आईटीसी मिलेगा, ठीक है, सारा आईटीसी पर जो इनपुट सर्विसेज का आईटीसी मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट जो चंडीगढ़ को मिलेगा सारा का सारा, तो वो नहीं क्लेम कर सकता ना चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ क्या करेगा, जो कॉर्पोरेट ऑफिस चंडीगढ़ में है वो एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर काम करेगा, ठीक है। कैसे, अब इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कहाँ कहाँ पे, जो क्रेडिट है ना, जो क्रेडिट उसको मिला है वो उस क्रेडिट को 4 लोकेशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है क्रेडिट का, ठीक है, 4 चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस बेसिस पे होगा, प्रोराटा बेसिस पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मतलब एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि टोटल आईटीसी, ठीक है, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट इनटू टर्नओवर ऑफ यूनिट, ठीक है, एक यूनिट का जो टर्नओवर है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ कंपनी, पूरी कंपनी का जो टोटल टर्नओवर है, ठीक है, उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको इनपुट सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, जो भी उसका क्रेडिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट ये सब चीज़ें किस चीज़ के लिए अवेलेबल है, ओनली इनपुट सर्विसेज के लिए, ठीक है, ना ही गुड्स और कैपिटल गुड्स के लिए नहीं है, सिर्फ इनपुट सर्विसेज के लिए है। इसमें देखो पहले क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसको मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं एक बार ऊपर से आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फ्लिपकार्ट एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर काम करता है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि जो सप्लायर हैं वो अपना गुड्स को सेल कर सकें, ठीक है। तो एज अ प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट काम करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह। उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, उसको जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, चाहे उसकी एग्रीगेट जो मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई गई है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी चाहे थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रहा है एग्रीगेट टर्नओवर या फिर नहीं कर रहा, फिर भी उसे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। देखो अगर एक मैंने आपको एक पहले ही चीज़ बताई थी कि एक कंपोजिशन स्कीम होती है, ठीक है, जिसके अंडर हम अपनी टर्नओवर का फिक्स रेट
एज अ टैक्स पे करते हैं। और कंपोजिशन स्कीम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उसमें 1.5 करोड़ उसकी टर्नओवर अगर उससे कम है तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है कि अगर हमारी टर्नओवर 1.5 करोड़ से क्रॉस नहीं कर रही है तो यहाँ पे वो कंपोजिशन स्कीम को नहीं ऑप्ट कर सकते, क्योंकि जो पर्सन, देखो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि जो पर्सन गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नॉट, देखो लास्ट लाइन में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसको नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन है वो करवानी पड़ेगी, चाहे उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीडिंग कर रही है या नहीं कर रही। पढ़ते हैं अब 10th पॉइंट, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज OIDAR। तो इसमें देखो OIDAR की जो फुल फॉर्म है वो आपको हेडिंग में ही दी हुई है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखो जो पर्सन ये सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है, ठीक है। ही मस्ट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो OIDAR या फिर जो सर्विसेज है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। और जो ये सर्विसेज होती हैं जो इंटरनेट के थ्रू सप्लाई की जाती है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन तो ऑफ कोर्स कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट के यूज़ से सब काम हो रहा है, तो ह्यूमन का इंटरवेंशन कम है, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑटोमेटेड है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो रहा है, इंटरनेट के थ्रू सारा काम चल रहा है, तो इसमें कुछ ह्यूमन की ज़रूरत नहीं है इंटरवेंशन की। तो GST एक्ट में क्या है कि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं OIDAR DAR, तो उसमें क्या है कि उसकी एक लिस्ट कर बताई गई है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज इसमें आती हैं। जैसे देख लो, आपको एग्जांपल के लिए मैं बता देती हूँ, एडवर्टीजमेंट और इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। क्लाउड सर्विसेज हैं, ठीक है, ई बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप सब देखते होंगे कि इंटरनेट में काफ़ी सारी ई बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, ऑनलाइन PDF बने होते हैं काफ़ी सारे, ऑनलाइन गेमिंग का सिस्टम हो तो सब कुछ सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरह की सर्विसेज को के लिए जो सप्लायर होता है उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज हमारे ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स किसके अंडर थे? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24। तो ये टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं आपको चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।